हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने देखा था और हमने ये चार्ट भी बनाया था जिसमें हमने सारे ऑर्बिटल्स के टाइप ऑफ बॉन्ड्स हमने देखे थे डिफरेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में। तो आज हम पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, explain formation of the following molecules using valence bond theory. Explain formation of following molecules using VBT। पहला है H2। तो वैसे तो हम सबको पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो अभी हमने थोड़ी देर मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, उससे हम इसे प्रूव करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कि कैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। सबसे पहले एक हाइड्रोजन है, उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, तो इसका जो s ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1s होता है ये। और दूसरा हाइड्रोजन जो है उसका भी सेम 1s1, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है 1s। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग है ये? 1s ओवरलैपिंग होगा, 1s ओवरलैपिंग। ये 1 से कोई डिफरेंस नहीं आया। जो हमने S ओवरलैपिंग देखा था ना, ऐसे और ऐसे वाला, यही है, सेम ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, यही है हाइड्रोजन दो H2 का स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम ऑर्बिटल के फॉर्म में बनाए तो ये है 1s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। फिर जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखें HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF। तो हाइड्रोजन का तो पता है हमें 1s1, इसका ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन का 9 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p 2 2 4 तो 5 आ गया। तो P इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये तो हमारे पास आ गया 1s2, फिर आता है 2s2 और फिर 2p5 2p5 में 1 2 3 4 और 5। तो इसका ये वाला जो है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले में और इसके ये वाले ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 1s, इसका 1s इसके 2p से बॉन्ड बना रहा है, तो 1s1 2p या फिर 1s 2p ओवरलैपिंग है यहाँ पे। या फिर डायरेक्टली जो S P ओवरलैपिंग हमने देखा था, S और P ओवरलैपिंग वही सेम चीज़ है। ये नंबर्स जो है वो सिर्फ वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो डिनोट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग 1s 2p ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। फिर तीसरा है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, हाँ, एक O2 का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें तो इसका स्ट्रक्चर पता है, डबल बॉन्ड बनता है यहाँ पे जैसे था HF था, तो ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोरीन में। फिर हम इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन 8। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो 8 हो गया। दूसरा ऑक्सीजन का भी सेम 1s2 2s2 2p4। मैं यहाँ पे सारा नहीं बना रही हूँ, बस लास्ट का जो है जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसका मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एटॉमिक 1 2 और एक और, यहाँ पे भी 1 2, हाँ, फिर 1 2 3 और यहाँ पे 4, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये P है, ये तो हमारे पास P है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P
ये पी एक्स मान लेते हैं, ये पी वाई मान लेते हैं, ये पी जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अगर या तो इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, इन दोनों में बॉन्ड बनेगा और इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, पी वाई का और पी जेड का। तो यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बन रहे हैं। फिर चौथा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन N2। हमें पता है यहाँ पे 3 बॉन्ड बनता है और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है दोनों नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p। नाइट्रोजन 7 होता है तो 2 2 4 तो 3। तो लास्ट वाले का से बनाते हैं 1 2 3। फिर दूसरा नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, इसका भी सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, यहाँ पे भी ये पी एक्स है, पी वाई है और ये पी जेड है। तो इसका बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगा, इसका बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगा, इसका बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का हमें पता ही है ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। फिर एक डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं हम सिग्मा बॉन्ड के बीच में और पाई बॉन्ड के बीच में। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पहला सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। फिर दूसरा है सिग्मा बॉन्ड जो होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। फिर लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड जैसे कि हम बनाते हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि हम HF बनाया हमने तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। फिर O2 है तो यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए। यहाँ पे 2 है, हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बात नहीं करें, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें। अगर यहाँ पे बोले डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कंपेयर करें, अगर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड में कंपेयर करें तो डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। डू नॉट कंफ्यूज सिग्मा बॉन्ड विथ सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज नॉट सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होता है। सिग्मा बॉन्ड इज नॉट सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई आता है, पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई आता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई आता है। सिग्मा बॉन्ड इज ओनली सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसमें एक सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोल दिए हम। लेकिन जब पाई बॉन्ड बोलते हैं तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पाई बॉन्ड का मतलब होता है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि वहाँ पे एक सिग्मा भी आएगा और एक पाई भी आएगा। तो ये बेचारा एक अकेला है और यहाँ पे 2 लोग हैं, तो ऑफकोर्स ये वाला स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन अगर बस सिग्मा में इसी में अगर बोले कि ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है कि नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऊपर वाला सिग्मा है, और अभी हम बताएं कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ लिख भी लेंगे इंपॉर्टेंट नोट लगा के। comparatively stronger than pi bond, sigma bond is comparatively stronger than pi bond, और pi bond it's comparatively weaker, comparatively weaker।
एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर सिग्मा बॉन्ड जो है इट कैन एग्जिस्ट अलोन, लेकिन पाई बॉन्ड ये कभी एग्जिस्ट अलोन नहीं करता है। पाई बॉन्ड आ रहा है मतलब कि सिग्मा बॉन्ड भी आएगा, पहले ही सिग्मा आता है फिर पाई आता है, तो सिग्मा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सिग्मा के बिना पाई नहीं आता है। कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। फिर ये चीज़ हम ऑर्गेनिक में एक पॉइंट है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो आप ऑर्गेनिक में बेसिकली पढ़ेंगे, बस ये लिख के छोड़ देना है। रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल एंड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, इट्स रेस्ट्रिक्टेड। तो रोटेशन अबाउट, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना इस लाइन पे, ये ऑर्गेनिक में आपको समझ आ जाएगा। रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, rotation about pi is restricted, pi bond is restricted। ठीक है, तो ये हो हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस भी कंप्लीट हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, उसे देख लेते हैं। Calculate number of sigma and pi bond in the following. Number of sigma and pi bonds in the following. पहला है CO2, दूसरा है HCN, तीसरा है SO2, फोर्थ इज SO3, फिफ्थ इज C2CN होल 4, सिक्स्थ इज नहीं 5 ही काफ़ी है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। CO2 इसमें स्ट्रक्चर बना लेंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। OC और O डबल बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे पहले सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर डायरेक्ट लिख लेंगे। फिर HCN बीच में रख देते हैं, हाइड्रोजन इधर नाइट्रोजन इधर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। SO2 S बीच में रख देंगे, O और O इधर बचा, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इधर से भी 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, SO3 सल्फर यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन। सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद SO3, ये तो SO3 हो गया। उसके बाद C2CN होल 4, C2 तो कार्बन 2 पहले बना देते हैं, और CN होल 4 मतलब एक CN इधर आएगा, एक CN इधर आएगा, एक CN इधर आएगा, एक CN इधर आएगा। और CN बेसिकली होता है कैसा है, एक दिखा देती हूँ मैं। CN ऐसा होता है, चलो सारी भी बता देते हैं, ऐसा और ऐसा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा। इसे थोड़ा बेटर तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे N और यहाँ पे N। और इस कार्बन का इस कार्बन में भी तो 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। तो सब में सिग्मा और पाई बॉन्ड लिख सकते हैं। अब हम सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, यहाँ पे भी सिग्मा और पाई। तो सबसे इजी तो मुझे यही लग रहा है, सबसे लास्ट वाला, सबसे यही से स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब बेसिकली सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है। और पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड लिखा है, क्या वो मैंने सही लिखा है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला पाई है, नीचे वाला पाई है, लेकिन ये बीच वाला जो है वो क्या है? वो तो सिग्मा ही है। तो यहाँ पे 4 हुआ, 4 5 6 7 8 9। तो ये 4 नहीं होगा, ये 9 होगा। कैसे 9 हुआ? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, हर एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ऊपर वाला तो यहाँ पे
ऊपर वाला तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, नीचे वाला भी पाई बॉन्ड है, लेकिन ये जो बीच में है ये पाई, लेकिन ये बीच में जो ये बॉन्ड है दिस इज स्टिल सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा ये हो गया, यहाँ पे भी ऐसे एक बीच में सिग्मा होगा, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो गया, 5 6 7 8, 7 यहाँ 8 यहाँ पे हो गया, और एक ये वाला ये भी तो सिग्मा बॉन्ड ही है। तो बेसिकली हमारा 9 9 दोनों है। यहाँ पे वैसे हम बता सकते हैं 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 है दोनों। यहाँ पे 1 2 1 2, तो 2 2 है दोनों। यहाँ पे भी 2 2 है, और यहाँ पे भी 1 2 1 2 2 2 है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है एक बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, उसे लिखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ या डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्ट्रॉन्ग है, ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ एक सिग्मा ही आता है, और डबल बॉन्ड में इसमें तो सिर्फ एक सिग्मा आया, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा आया एक पाई आया, और ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 पाई आया और एक सिग्मा आया। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लेस स्ट्रॉन्ग है। ये इसका इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसे। नोट में इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखना है। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अलग से हम इसमें अलग से भी इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड में दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, एन क्या यहाँ पे शेल नंबर है, शेल नंबर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल नेचर का। डायरेक्शनल नेचर क्या होता है ये? तो डायरेक्शनल नेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शनल नेचर की अगर हम बात करें तो S की सबसे कम होती है, P की उससे ज़्यादा और D की सबसे ज़्यादा। डायरेक्शनल नेचर बेसिकली इसका मतलब होता है कि S क्या होता है, ये तो पूरे में से गोल सा होता है, फैला होता है, इसका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें नहीं पता। P का कम से कम पता है, अच्छा ये ऐसे होता है, और D का एकदम स्पेसिफिकली हमें पता होता है। तो D का सबसे ज़्यादा होता है डायरेक्शनल नेचर, S का सबसे कम होता है। S का कोई पर्टिकुलर, S डू नॉट गिव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए S का डायरेक्शनल नेचर सबसे कम होता है और D का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, S का डायरेक्शनल नेचर सबसे कम और D का सबसे ज़्यादा होता है डायरेक्शनल नेचर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो शेल नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। शेल नंबर बोले या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शनल नेचर के। तो पहला कंडीशन है ये, अगर ये चीज़ सेम हो जाए तब हम इस पे आएंगे, ये नहीं कि पहले इसको देख रहे हैं, पहले हम बॉन्ड स्ट्रेंथ ये शेल नंबर को देखेंगे। कुछ एग्जांपल करते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कंपेयर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहला है 1s 2s
2s 2s 2p। दूसरा है 2s 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 3p 3s 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 3p। तीसरा है 3s 3p 3s 3d। चौथा है 2s 3s 2s 3p 3s 3d। फिफ्थ इज 1s 1s 2s 2s 2p 2p 2s 2p 3s 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 3p 3p 3p। ये बेसिकली सारा इसमें इनपुट कर लिया हमने। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है 1s। पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे, फिर हम डायरेक्शन नेचर पे आएंगे। तो ये इसका देखते हैं 1 1 2 2 2 2। तो 1 1 2 2 2 2 है, तो इन दोनों का तो बाद में, पहले इसका देखते हैं। तो सबसे इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब जितना कम होगा क्वांटम नंबर उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो इसका मतलब 1 तो सबसे छोटा है यहाँ पे, तो 1s 1s इसका तो सबसे ज़्यादा हो गया, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। अब इस पे देखते हैं, यहाँ पे तो सेम हो गया 2 2, यहाँ पे भी 2 2, तो यहाँ पे शेल नंबर सेम हो गया। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शनल नेचर पे जाना होगा। तो यहाँ पे s है, यहाँ पे s है, यहाँ पे s है, लेकिन यहाँ पे p है। तो p की डायरेक्शनल नेचर क्योंकि ज़्यादा होती है, और डायरेक्शनल नेचर p की ज़्यादा होने के कारण s से और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल नेचर के, तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आ जाएगा 2s 2s 2p और फिर आएगा 2s 2s। ये था बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका। फिर वैसे ही अब जल्दी जल्दी करेंगे। 2 2 2 3 3 3 3p 3 3, तो सबसे कम है 2s 2s, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद 2s 3p 3s 3s और 3s 3p। तो यहाँ पे 2 2 था यार, 2 3 है, फिर 3 3 है, 3 3 है। इसके बाद तो यही आना है 2s 3p, उसके बाद 3s 3s 3p 3s। तो यहाँ पे 3 3 3 3 दोनों में कॉमन आ गया। तो यहाँ पे s है, यहाँ पे s है, यहाँ पे s है, यहाँ पे p है। तो p वाला पहले आएगा क्योंकि डायरेक्शन नेचर यहाँ पे आ जाएगा। तो 3s 3p और उसके बाद 3s 3s। फिर यहाँ पे 3 3 3 3 सेम आ गया। चलो s p s d d आ गया, मतलब d का डायरेक्शन नेचर ज़्यादा है तो वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इसका 3s 3d पहले, फिर 3s 3p। फिर यहाँ पे 2 3 2 3 3 3, तो ये तो बाद में 2 3 2 3। फिर यहाँ पे s s s p, तो ये पहले आ जाएगा। तो 2s 3p फिर 2s 3s, फिर एक ही बचा 3s 3d। भले ही यहाँ पे d प्रेजेंट है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे d है, d का सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि d का डायरेक्शनल नेचर सबसे ज़्यादा है। d पे पहले नहीं आएंगे, d बाद में। पहला कंडीशन है हमारा कि शेल नंबर देखना है। यहाँ पे 3 है, ये भी तो देखना है 3 है, ये ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा होगा शेल नंबर उतना ही कम हो जाता है डायरेक्शनल नेचर। तो पहले ये कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद वो कंडीशन देखना है हमें। यहाँ पे पहले तो 1 1 वाला एक ही दिख रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा 1s 1s। फिर 2 2 2 2 2 2 3 3 दिख रहा है 2 2 वाला, तो इसमें अब डायरेक्शनल नेचर से जाना होगा। एस पी 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 एस एस, तो पी पी यहाँ पे दिख रहा है तो पी पी वाला पहले आ जाएगा। तो आ जाएगा 2p 2p, उसके बाद आ जाएगा 2s 2p और उसके बाद आ जाएगा 2s 2s। फिर 3 वाला देखते हैं, तो यहाँ पे भी 3 3, यहाँ भी 3 3, यहाँ भी 3 3। अब इसमें डायरेक्शनल नेचर पे देखना होगा। तो 3
3p सबसे पहले आज 3p सबसे पहले आ जाएगा, फिर 3s 3p आ जाएगा और फिर 3s आ जाएगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड से हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं। अब हम जानेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। ये था बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड सेम, इसमें भी वही चीज़ है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है पाई बॉन्ड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शेल नंबर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शनल नेचर के। डायरेक्शनल नेचर और डायरेक्शनल नेचर वही सेम यहाँ पे भी एस पी डी का सबसे ज़्यादा और एस का सबसे कम, सेम चीज़ है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो यहाँ पे नोट करें। 3 एग्जाम्पल है। 2p पाई, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड का हम देख रहे हैं ना पाई, तो यहाँ पे पाई लिखते हैं हम यहाँ पे। फिर 2p पाई 2p पाई और 2p पाई 3p पाई 2 2 2 3 2 2 2 3, तो यहाँ पे n कम है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल। फिर दूसरा 2p पाई 3p पाई और 2p पाई 3d पाई, तो यहाँ पे 2 3 2 3 सेम हो गया। अब डायरेक्शनल नेचर से जानना होगा, तो यहाँ पे ये a नहीं है, ये पाई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट p और p और d है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इसका डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा है। फिर तीसरा 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई, यहाँ पे भी सेम हो गया 3 3 3 3, तो अब p है यहाँ पे और pd है, तो pd है तो d आ गया, तो यहाँ पे इसका ज़्यादा हो जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, इसे नोट करें। पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू पी पाई 2p पाई का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2p पाई 3d पाई का होता है, उसके बाद 2p पाई 3p पाई का होता है। मैं चाही थी ये एक लाइन में आता, बट कोई नहीं, ठीक है, इसे मैं दोबारा लिखती हूँ, एक सेकेंड। 2p पाई 2p पाई 2p पाई 2p पाई, उसके बाद 2p पाई 3d पाई, उसके बाद 2p पाई 3p पाई और उसके बाद 3p पाई 3p पाई, और इसमें ऐसे जाएगा। और ये कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर 2p पाई, ये तो सिंपली वही हमने जो पढ़ा, इन दोनों रूल पे बेस्ड ही हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है शेल नंबर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शनल नेचर की। इसी प्रॉपर्टी पे या इसी पे बेस्ड है 2p पाई 2p पाई 2 2 2 3 2 3 और 3 3, तो ये सबसे आगे होगा 2 2, ये तो क्लियर है। 3 3 वाला सबसे पीछे होगा। बाद बाकी इसमें देखना है तो इसमें देख सकते हैं 2p पाई 3d पाई 2p पाई 3p पाई, p वाला है तो p का डायरेक्शन नेचर d से कम होता है, इसलिए ये पीछे और ये आगे है। ये हाईलाइट भी कर सकते हैं ये चीज़, एक सेकेंड। यहाँ पे d आ रहा है, यहाँ पे p ही आ रहा है, p है, यहाँ पे d आ रहा है,
इसकी वजह से वो क्लियर है। अरे यार ठीक है। इसके बाद ये लिख सकते हैं ये चीज़ कि ये मोस्ट स्टेबल है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना इसका, ये वाले 2p पाई का स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है और ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल। इसके बाद हमारा अभी तो बाकी है कुछ। उसके बाद हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, रेजोनेंस उसमें देखना है हमें, कुछ स्ट्रक्चर्स अभी इसमें बाकी है कुछ, मतलब एक लेक्चर और लगेगा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंप्लीट करने में, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर वाला दोनों टॉपिक एक में हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ पाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।